वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के रिसर्च का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत और उसकी एंडिंग दोनों की दोनों होती है 17 अक्टूबर 2023 से। 17 अक्टूबर 2023 को हुआ क्या, पहले थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताते हैं। 17 अक्टूबर 2023 का दिन सुप्रीम कोर्ट में भगदड़ मची हुई थी। भगदड़ का मतलब वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर हजारों लाखों लोग की भीड़। मैटर ये था कि जो डी वाई चंद्रचूड़ उस समय के चीफ जस्टिस थे, वो और उनकी 4 और सदस्यों की एक बेंच एक केस पे फैसला सुनाने वाली है। जजमेंट आने वाला है 17 अक्टूबर को। अब जब जजमेंट आने वाला है तो बाहर हजारों वकीलों की भीड़, इंटरनेशनल मीडिया और भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। रिजल्ट जो आता है, जो जजमेंट सुनाया जाता है, वो 3 लोग यानी डी वाई चंद्रचूड़ साहब और उनके 2 और साथी, उनका नाम भी अभी हम आपको बताएंगे, वो 2 और साथी एक साथ जजमेंट देते हैं। 2 न्यायाधीश अपना अलग अलग जजमेंट देते हैं। जजमेंट होता है LGBTQ समुदाय के शादी की लीगलाइजेशन पे। तो क्या LGBT समुदाय को शादी का हक देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो वो हक कैसे उनको मिलना चाहिए और उस हक में प्रॉब्लम्स क्या आएंगी और उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस क्या होंगे, ये डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने सब डिटेल में बताया। तो प्रश्न ये है कि LGBT समुदाय जो कि बहुत दिनों से अपनी ये मांग करती चली आ रही है कि उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा ना देकर एक जो आम आदमी है उसके हिसाब से ट्रीट किया जाए। तो इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, इस कहानी में और क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई, आज हम लोग वो सब कुछ समझेंगे। देखिए, ये LGBTQ समुदाय ये बहुत सालों से अपनी कुछ मांगों के लेकर हमेशा से सुप्रीम कोर्ट में जाता रहा है। इनकी मांगें कुछ इस तरीके से हैं कि पब्लिक प्लेस पर इनको हरास ना किया जाए, इनको परेशान ना किया जाए। दूसरी बात यह है कि इनको लगता है कि इनको शादी का जो अवसर है वो दिया जाना चाहिए। तो क्या लीगलाइजेशन के हिसाब से ये ठीक है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे वर्डिक्ट देती है? इससे पहले के क्या क्या केसेस रहते हैं? और जो भारत के न्याय विधान की एक धारा है, वो धारा इन LGBTQ समुदाय के जो हैरेसमेंट है उसका कारण कैसे बनी हुई है? क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 ये आपको देते हैं आपकी स्वतंत्रता। इसी स्वतंत्रता को जो आपको संविधान देता है, वो स्वतंत्रता धारा 377 के हिसाब से LGBTQ समुदाय की CRPC ख़त्म कर देता है। तो भारत का दंड विधान और भारत का संविधान, इन दोनों में इस धारा के बीच में हमेशा से मतभेद रहा है। आज हम लोग ये समझेंगे कि जो धारा 377 है वो है क्या, धारा 375 क्या है, धारा 376 क्या है। ये सारी धाराएं CRPC की थीं। उनको 1 जुलाई के पहले जितनी धाराएं थीं CRPC की उनको हटा दिया गया, उसकी जगह पे लाया गया BNS यानी भारतीय न्याय संहिता। समस्या ये है कि जिस चीज़ को हटाने की मांग की जा रही थी LGBT समुदाय की तरफ से, 377 धारा को हटाने की बहुत पहले से मांग चली आ रही है, लेकिन भारत सरकार ने 1 जुलाई को जब न्याय संहिता को बदला तो भारत न्याय संहिता में यानी BNS में कहीं पर भी 377 धारा को हटाने का ना उल्लेख किया और ना ही उसमें कोई नया प्रावधान जोड़ा। तो इनके लिए यानी LGBTQ समुदाय के लिए नई समस्या बढ़ गई है। हम लोग सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि LGBT समुदाय होता क्या है, LGBT समुदाय में आते कौन कौन से लोग हैं। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले थे, यानी कुछ ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए जिनके फैसले क्या क्या आते रहे समय पर, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस। उसके बाद हम लोग समझेंगे 17 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, क्या डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा, और उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे कि हमारे BNS में प्रावधान क्या नहीं है।
अब LGBT समुदाय के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक समुदाय जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का जो न्यायपालिका है और भारत की जो केंद्र संसद है और जो दंड विधान है, उन कहीं पर भी LGBT समुदाय के लिए कोई रूलिंग नहीं बनाई गई। विदेश में जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इन लोगों ने LGBT समुदाय को स्पेशल स्टेटस दे रखे हैं, यानी उनकी शादी के प्रावधान भी कर रखे हैं। तो आज हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ LGBT समुदाय यानी उन लोगों को लीगलाइजेशन दे रखा है। तो हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है सबसे पहले LGBT समुदाय है क्या और इनमें कौन कौन से लोग आते हैं वो जानते हैं। तो जो LGBTQAI समुदाय है, इस समुदाय की जो समस्याएं हैं वो हैं क्या एग्जैक्ट में। सबसे पहले तो देखिए ये लोग होते क्या हैं, मतलब इनका एक इंट्रोडक्शन समझिए कि मतलब जैसे ये इनको एक अलग स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्यों दिया जा रहा है, क्यों ये लोग एक समाज के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, क्यों इनको लोग हीन भावना से यानी कि अजीब नज़रों से देखते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि LGBTQ समुदाय, ये पूरा का पूरा समुदाय, इनमें कौन कौन से लोग, किस टाइप के लोग आते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो L यानी LGBT में L से होती हैं लेस्बियंस। लेस्बियंस का मतलब वो महिलाएं, वो औरतें जो अपनी फिजिकल रिलेशन के लिए और अपने मेंटल रिलेशन के लिए औरतों पर ही निर्भर होती हैं। यानी लेस्बियंस जो होती हैं वो गर्ल्स और गर्ल्स ये आपस में अपने रिलेशंस बनाती हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, वो सब कुछ उनकी गर्ल्स और गर्ल्स में होती है। यानी कि वो लोग किसी लड़के को पसंद नहीं करते। दो लड़कियां आपस में फ्रेंडशिप करके मेंटल और फिजिकल स्टेटस के साथ रहती हैं, इनको लेस्बियंस बोला जाता है, वो चाहे फिजिकली हो और चाहे मेंटली हो। दूसरे आते हैं गे। ऐसे लड़के जो ये पसंद नहीं करते कि वो किसी लड़की के साथ रिश्ता बनाए, क्योंकि लड़का और लड़की का रिश्ता, लीगल रिश्ता, उसको हम लोग आम समाज में नॉर्मल बात मानते हैं। लेकिन जो गे होते हैं उनका मतलब ये है कि उनको किसी लड़की से लेना देना नहीं, वो अपने फ्रेंड्स, वो अपने दोस्त, अपने पार्टनर लड़के के साथ ही खुश रहते हैं, यानी कि लड़का और लड़का। इधर लेस्बियंस में लड़की और लड़की। अब आते हैं बाईसेक्सुअल्स। बाईसेक्सुअल्स वो लोग होते हैं जिनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हैं या लड़की हैं। ये बाईसेक्सुअल में अगर यहाँ पर एक लड़की है तो वो बॉय एंड गर्ल दोनों के साथ फिजिकल और मेंटल रिलेशंस रख सकती है। यानी एक लड़की है तो उसके लड़का भी दोस्त हो सकता है और लड़की भी पार्टनर हो सकती है, चाहे वो सेक्सुअली हो और चाहे वो मेंटली हो। ऐसे देखिए जो ट्रांसजेंडर होते हैं, यानी जो ट्रांस होते हैं, ये जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, इन ट्रांसजेंडर्स में एक कम्युनिटी ऐसी है जिनको हम पुराने समय से बोलते आ रहे हैं किन्नर समाज। वो लोग अपना लिंग परिवर्तन करा के या तो लड़का बन जाते हैं या तो लड़की बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कभी भी पूरे तरीके से लक्षण न लड़की के पाए जाते हैं न लड़के के पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग उनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। अब देखिए आते हैं क्वीर पे। तो जो क्वीर समुदाय है, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत सारी फ़ोटोज़ में कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके अंदर पूरा लड़कों का हाव भाव है, वैसे ही सेम उनकी फिजिकल बॉडीज़ हैं, लेकिन उनको पहनावा, उनको तौर तरीका लड़कियों का पसंद है। उनके कपड़े लड़कियों वाले, उनके चाल ढाल लड़कियों वाला, सब कुछ लड़कियों जैसा होता है, लेकिन होते वो इंटरनली फिजिकली अंदर से लड़के ही हैं। तो ऐसे समुदाय को हम लोग क्वीर समुदाय बोलते हैं। ये कभी कभी लड़कियों में भी आता है, यानी फिजिकल स्टेटस देखा जाए तो लड़की, लेकिन उनकी चाल ढाल, हाव भाव सब लड़कों जैसा, तो उसको क्वीर समुदाय बोलते हैं। आई जो समुदाय है वो होता है इंटरसेक्स।
कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको इसके सामने लगा दूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये जो इंटरसेक्स हैं, क्वीर है, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सब हैं क्या क्या। जो इंटरसेक्स है, ये जो इंटरसेक्स जेंडर्स होते हैं, इनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि जो इनका फिजिकल स्टेटस होता है, अगर ओपनली बोला जाए तो इनका जो वजाइना होती है, इस वजाइना में पेनिस और वजाइना दोनों के पार्ट्स होते हैं कुछ कुछ % तक। तो इनको हम लोग इंटरसेक्स बोलते हैं। इनके इंटरसेक्स का मतलब कि ना ये पूरी तरीके से लड़के वाले इनके अंदर जो फिजिकल बॉडीज़ में होती हैं और ना तो लड़कियों वाली होती हैं। इनकी लाइफ सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है क्योंकि अपनी किसी भी फीलिंग को कहीं भी जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी लड़के के साथ अफेयर करेंगे तो फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसको जो जैसा नीड है वैसी तो मिलेगी नहीं, और अगर मान लीजिए कि किसी लड़की के साथ करते हैं तब भी नहीं हो पाता। तो इन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब आते हैं ए सेक्सुअल। तो जो ए सेक्सुअल वाले होते हैं, ए फॉर ए सेक्सुअल, ए सेक्सुअल जो लोग होते हैं, ये लोग, इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई प्लीज़र होता ही नहीं है सेक्सुअली, यानी फिजिकली ये लोग किसी भी तरीके का रिलेशन बनाना नहीं चाहते। ये लोग अपने में खुश रहते हैं, अपने आप में अकेले फ्रीडम इनको लगती है, यानी अपने आप में ये अपने आप को कंप्लीट मानते हैं। इनको किसी दूसरे की नीड नहीं होती, ना दोस्तों की, ना फैमिली, ना परिवार, ना लड़का, ना लड़की, ना शादी, ना किसी भी तरीके के कुछ नहीं। उसके बाद प्लस का साइन इसलिए लिखा जाता है कि बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो इसमें जुड़ जाते हैं साथ में। तो अब समस्या ये है कि जो ये कम्युनिटी है, यानी LGBT कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को कितने हक मिलने चाहिए संविधान के हिसाब से। समस्या ये भी है कि क्या संविधान इनको लीगल करेगा, यानी क्या संविधान गर्ल्स और गर्ल्स की मैरिज, क्या संविधान लड़के और लड़के में मैरिज यानी शादी, क्या बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनकी लाइफ पर कुछ करेगी, कुछ नियम कानून बनाएगी या नहीं बनाएगी। समस्या फंसती है CRPC की धारा 377 में। हम आपको समझाते हैं कि ये सब कुछ मैटर चल क्या रहा है। LGBT समुदाय हमेशा से मांग करता है कि उसको एक समाज में रहने के लिए स्टेटस दिए जाएं, क्योंकि चाहे संविधान हो, चाहे CRPC हो, चाहे किसी की रूलिंग्स हो, इनके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, न किसी भी जगह बनाया गया, और केंद्र सरकार ने भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो इसीलिए ये लोग, सब लोग जितने हैं, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी एक बहुत बड़ा कैंडल मार्च निकालती है दिल्ली में, और ये सब लोग बहुत सारी एप्लीकेशन 1 नवंबर 2022 से सुप्रीम कोर्ट में डालना स्टार्ट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आपकी एप्लीकेशंस को एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ क्लब करके सुना जाएगा, और मई में टाइम देता है कि आपकी जितनी एप्लीकेशन है वो मई तक सारी जमा कर लो। DY चंद्रचूड़ 5 जजों की एक बेंच बनाते हैं, उसमें चीफ जस्टिस हमारे DY चंद्रचूड़ भी शामिल होते हैं। अब मैटर क्या फंसता है वो हम आपको बताते हैं। तो ये जो जितना आपको समझाया जा रहा है वो इसलिए कि आपको इनका भी दर्द समझ में आए कि जो LGBT हैं, बाईसेक्सुअल हैं, गेज हैं, क्वेयर हैं, एसेक्सुअल हैं, इन लोगों की फीलिंग्स क्या है जब रोड पे चलते इनको गंदी नज़रों से देखा जाता है। इनको समाज में मतलब जैसे समझ लीजिए कि एक समाज से कटा हुआ पार्ट इनका रखा जाता है। रोड पे आराम से चल नहीं सकते, फ्रीडम के साथ जी नहीं सकते, ये प्रॉब्लम्स इनके साथ आती हैं। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। हमारी एक ओलंपिक की प्लेयर थी, द्युति चंद नाम था शायद उनका, जो मैं याद कर पा रहा हूँ। उन्होंने अपने एक फीमेल फ्रेंड के साथ रिलेशंस ओपन किए थे, तो उनके घर वालों ने उनको सबको परेशान करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, वहाँ से भी कोई उनको रिलीफ नहीं मिली। अब इसमें भारत के संविधान की जो धाराएं हैं, जैसे एक तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21, ये कैसे काम करते हैं, इनका रोल क्या है। उसके बाद CRPC की धारा जो है, ये जो 377 है, इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। अब
इसके बाद जो अभी BNS लागू किया गया 1 जुलाई से, वो क्या प्रावधान करती है। अब देखिए, एक तरफ है भारत का संविधान, दूसरे तरफ है भारत का दंड विधान। दंड विधान में लिखी है धारा 377। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि धारा 377 में लिखा क्या है। 375 और 376 CRPC की ये 3 धाराएं सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हैं। सबसे पहले हम लोग इनको समझ लेते हैं। तो जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यानी कि CRPC, इसकी धारा 375 और धारा 376 और धारा 377, इन धाराओं पे ही सबसे ज़्यादा विवाद है। धाराओं पे विवाद कैसे? देखिए, 75 धारा तो ये बताती है कि आप किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसकी राय से अगर सब कुछ होता है तो 375 धारा के हिसाब से उसको दंडनीय नहीं माना जाता है। 376 तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है कि 76 लग जाएगी आप पे, अगर ऐसा करोगे 76 लग जाएगी। तो यानी 376 धारा में कहा जाता है कि अगर आपने किसी महिला के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती संबंध बनाना चाहे तो वो आपके खिलाफ केस कर सकती है, और केस में 376 धारा के हिसाब से उसको रेप माना जाएगा, यानी ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया गया, जिसकी सजाएं CRPC के हिसाब से दी जाएंगी आपको। तो जो दंड विधान में 377 धारा लिखी है, उसमें ये कहा गया है कि समलैंगिकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी चाहे जोर ज़बरदस्ती हो चाहे ना हो, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, और जो ट्रांसजेंडर हैं वो किसी लड़के या लड़की के साथ, बाइसेक्सुअल वो दोनों के साथ, इन कंडीशंस में वो लोग अगर कोई भी काम करते पकड़े गए तो उनको धारा 377 के हिसाब से दंडित किया जाएगा। तो यानी 377 का एक फॉर्मूला सेट कर दिया गया, जिसमें धारा 377 जो है वो समलैंगिकता पर खतरा पैदा करती है। तो होता क्या है, पुलिस प्रशासन किसी भी इंसान को कभी भी पकड़ लेती है, उस पर सिर्फ धारा 377 का इल्ज़ाम लगा के और उसको जेल में डाल दिया जाता है। उस पर मुकदमा चलता है और धारा 377 के हिसाब से उसको सजाएं मिलती हैं। जब से LGBT कम्युनिटी, जब से इस टाइप के लोग, उनकी संख्या बढ़ने लगी है, क्योंकि चाहे विदेश हो चाहे भारत हो, लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करने के बाद वापस आते हैं, और यहाँ भी वैसा सिस्टम चाहते हैं। मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो, तो अब भारत में बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी ऐसी हो गई है जिसमें वो अपने फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए इस धारा को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2001 से लेकर अभी तक हजारों लाखों बार सुप्रीम कोर्ट में फैसले इस टॉपिक पर सुनाए गए, लेकिन जो एकदम एग्जैक्ट टाइप के फैसले हैं वो आपको क्या प्रावधान बताते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। इन सब चीज़ों को समझने से पहले आप लोग ये भी समझ लीजिए कि आर्टिकल 14, 15 और 21 में क्या लिखा है। अब इस वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसा मैटर ही फंसेगा जिसमें आपको भी लगेगा कि क्या चल रहा है हमारे समाज में। देखिए, 377 तो ये मना कर देती कि समलैंगिकता को रोकना ही रोकना है किसी भी कीमत पर। आर्टिकल 14 ये प्रावधान ये करता है कि सभी जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं, इनको विधियों को, विधि यानी जो विधि बनी हैं, विधियों में समान संरक्षण मिलना चाहिए। समान संरक्षण का मतलब ये कि आर्टिकल 14 के हिसाब से हम किसी के साथ भेदभाव संवैधानिक हिसाब से या दंड प्रक्रिया के हिसाब से नहीं करेंगे। यानी आर्टिकल 14 और ये CRPC की धारा 377 ये तो खुला एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि समलैंगिक आदमी जो है उसके खिलाफ तो
किसी भी तरीके का एक्शन लिया जा सकता है। इधर कहा गया कि विधियों में समान इनको संरक्षण दिया जाएगा। अब आर्टिकल 15 उससे भी मज़ेदार आर्टिकल है। आर्टिकल 15 में लिखा है कि किसी भी इंसान को उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसके जाति, उसके लिंग के हिसाब से कभी भी जो विभेद हैं वो नहीं किए जाएंगे। यानी आर्टिकल 15 ये बताता है कि हम धर्म के हिसाब से, उसके मूल वंश के हिसाब से, उसके लिंग के हिसाब से, उसकी जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं करेंगे। यानी ये कहते हैं कि हम लिंग के हिसाब से भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे ही लिंग की बात आती है वैसे ही LGBTQ समुदाय लेके दौड़ पड़ता है सीधे सुप्रीम कोर्ट में। वो कहता है यहाँ पे तो लिखा है भैया कि लिंग के हिसाब से हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन CRPC की धारा 377 में समलैंगिकता तो बैन कर दी गई है। अब एक और आर्टिकल 21 में ये लिखा है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 21 ये कहता है कि भारत के संविधान के हिसाब से पूरे भारत में रहने वाले हर इंसान की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा संविधान करता है। तो अगर दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा संविधान कर रहा है, लिंग की रक्षा संविधान कर रहा है, भेदभाव नहीं कर सकते, विधि यानी नियम कानून सबके लिए समान बनाए जाएंगे, तो ये जो CRPC की धारा 377 है ये ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये ख़त्म होगी तभी ये 3 लागू हो पाएंगे। अगर इन तीनों को लागू कराना है तो इसको ख़त्म करना है। अब मैटर ये कॉम्प्लिकेटेड है कि क्या करें। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर बहुत सारे केसेस डाले गए और अपील्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, हम लोग वो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करते हैं। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम लोग ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो LGBT समुदाय है क्या इसको लीगल स्टेटस दिया जाएगा, क्या संविधान के हिसाब से या CRPC के हिसाब से इसको रखा जाएगा। देखिए CRPC अभी ख़त्म हो गई है, 1 जुलाई से BNS स्टार्ट हो गई है, लेकिन BNS की समस्या इससे भी बड़ी है, वो चिंता का विषय अलग है। तो हम लोग वीडियो को जब लास्ट में आपको बताएंगे कि वो BNS में क्या ऐसा सिस्टम कर दिया गया जिससे ये लोग और ज़्यादा परेशान हो गए। LGBT समुदाय की समस्याएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को अभी डिटेल में केसेस उसके समझना स्टार्ट करते हैं। तो विदेश में और भारत में जितने भी LGBT कम्युनिटी के सदस्य थे उन सब ने मिलकर एक संस्था बनाई और इस संस्था को नाम दिया गया नाज फाउंडेशन। इस नाज फाउंडेशन ने पूरी दुनिया भर के जितने भी देश हैं जहाँ पर LGBT कम्युनिटी रहती है भारत की, या ऐसे लोग जो वहाँ से यहाँ पे आए हैं, इन सब से फंड रेज करना स्टार्ट किया। फंड कलेक्ट करने के बाद इन्होंने अच्छे बड़े वकीलों को हायर करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कराना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से पहले ये लोग गए दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में नाज फाउंडेशन ने 2013 में सबसे पहला केस फाइल किया और इस केस पर सुनवाई की 2 जजेस ने। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट, तो जजेस ने क्या बोला उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये एप्लीकेशन गई तो दिल्ली हाई कोर्ट में केस की सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने CRPC की धारा 377, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 पर बहुत ज़ोरदार की बहस हुई और बहस होने के बाद फाइनली 2 जजों ने ये फैसला सुनाया कि LGBT समुदाय के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए, जो कि न्याय सम्मत है, जो CRPC की धारा 377 है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि विधि आयोग इस पे कुछ नियम बनाए जिससे CRPC की धारा 377 में जो कंट्राडिक्शन हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं।
तो नाज फाउंडेशन सबसे पहला केस जीतती है LGBT समुदाय के लिए, और LGBT समुदाय उस दिन दुनिया का सबसे खुश समुदाय माना जाता है, क्योंकि 2013 में सबसे पहला ये लोग केस जीते। उसके बाद और ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हुई। तो एक साहब थे जिनका नाम था सुरेश कुमार कौशल। सुरेश कुमार कौशल जी ने जैसे ही ये डिसीजन आया, उन्होंने सुरेश कुमार कौशल जी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, और वो याचिका नाज फाउंडेशन के खिलाफ थी, और उनसे ये कहा गया कि ये लोग यानी नाज फाउंडेशन के सदस्य इल्लीगली फंड रेज कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। उसके बाद ये LGBT कम्युनिटी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को खतरा है। इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2 जजेस की बेंच बुलाई। इन दोनों जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया कि CRPC की जो धारा 377 है, इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तब के लिए है जब कोई असंगति होती है। असंगति का मतलब ये कि जब कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, गलत काम में पकड़े जाते हैं, इल्लीगली रिश्ते बनाते हुए पकड़े जाते हैं, ये तब के लिए है। यानी कि जो इस केस में फैसला दिया गया, उसको सुरेश कुमार कौशल और नाज फाउंडेशन के केस के हिसाब से इस फैसले को फिर से पलट दिया गया और धारा 370 को फिर से बहाल कर दिया गया। यानी इधर केस नाज फाउंडेशन जीती, इधर केस फिर हार गई 2017 में। यानी 4 साल तक इनकी खुशी का आलम बना रहा। उसके बाद ये केस फिर से हार गए। अब LGBT समुदाय के लिए ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। तो ऊपर वाले केस में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से वकील गए, नाज फाउंडेशन की तरफ से वकील गए। जीत किसकी हुई? नाज फाउंडेशन की। नीचे देखिए, सुरेश कुमार जी की तरफ से वकील गए, नाज फाउंडेशन की तरफ से वकील गए। और जो उस समय के जज साहब थे सिंघवी, उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने कहा 377 धारा जो है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट समाज पे डालने के लिए नहीं है, और ना तो वो किसी भी समलैंगिकता पर खतरा है। अब प्रॉब्लम फिर से वैसे की वैसे ही हो गई। यानी समस्या का समाधान यहाँ पे हुआ, समस्या यहाँ पर फिर वैसे के वैसे सेम बन गई। अब हम लोग एक दूसरा केस समझते हैं। देखिए, बीच में केस तो हज़ारों आते गए, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट निकला, जो बड़े बड़े केसेस थे, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। नवरेश सिंह जौहर और भारत संघ, इन्होंने फिर एक याचिका दायर की। यानी नवरेश सिंह साहब जो कि एक LGBT समुदाय से आते थे, उन्होंने एक भारत संघ पर यानी केंद्र सरकार पर एक फिर से याचिका दायर कर दी और कहा कि भैया हमारे लिए भी कोई नियम कानून बनाइए। खाली क्या यही एक ज़रूरी है कि एक समुदाय के लोग ही रहें? हम लोग इंसान नहीं हैं क्या? हम लोगों की दुनिया नहीं है? हम लोग खाते पीते नहीं हैं? हम लोग की फीलिंग्स नहीं हैं? तो हम लोगों के लिए कोई नियम कानून बनाया जाए। तो केंद्र सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास लेके पटक दिया। उन्होंने कहा जाओ वहीं निपटो ताकि। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच भारत संघ की तरफ से बना दी गई कि भैया इन लोगों की पे जाओ, अपनी सुनवाई करो जाके। नवरेश सिंह जौहर साहब और उनके जितने भी बड़े बड़े वकील, वो सारे आए। 5 जजों की एक बेंच बनी, जिसमें दीपक मिश्रा उस समय के CGI, AM खानवालकर थे, RF नरीमन थे, DY चंद्रचूड़ जो कि सबसे फेमस उस समय के जो चीफ जस्टिस अभी थे, इससे पहले, अभी तो संजीव जी हैं, इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो, और उसके बाद इंदु मल्होत्रा। ये 5 जजों की एक बेंच बनी। और इस बेंच ने जो इससे पहले निर्णय दिया गया था सुरेश कुमार में, जिसमें कहा गया था कि 377 धारा वैसे की वैसी सेम रहेगी, इस निर्णय को फिर उलट दिया और कहा कि 377 धारा संवैधानिक है ही नहीं। यानी 377 धारा को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि आर्टिकल 14, 15, 21, 19 ये सारे आर्टिकलों के खिलाफ काम करती है। दीपक मिश्रा, DY चंद्रचूड़,
RF नरीमन का एक फैसला था। इन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन बाद में इनकी भी यही राय थी कि आर्टिकल 377 को संविधान के हिसाब से, जो CRPC की धारा 377 है उसको संविधान के हिसाब से गलत मान लिया जाए और इसको यहाँ से हटा दिया जाए। तो फिर LGBT कम्युनिटी की यहाँ से जीत सुनिश्चित होती है, यानी LGBT कम्युनिटी को एक स्पेशल स्टेटस तो मिल गया समाज में रहने के लिए। इस न्यायपीठ ने 2 तरीके के वर्ग की घोषणा की। उन्होंने कहा भारत समाज में अब 2 तरीके के वर्ग हैं, एक जो साधारण वर्ग है, मनुष्य वर्ग है, एक LGBTQI समुदाय है। इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, भगवान ने अगर किसी भी इंसान को वो फीलिंग्स नहीं दिए हैं जो एसेक्सुअल वाली हैं, यानी सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं दी गई, तो उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है। अगर कोई लड़की है उसको लड़की के प्रति रुझान ज़्यादा है तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। कोई लड़का है अगर वो लड़के को अपना दोस्त, अपना बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है वो बनाना चाहता है तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। तो संविधान पीठ ने LGBT समुदाय के पक्ष में फैसला दे दिया, तो यहाँ से LGBT समुदाय फैसला जीत गई। बीच में बहुत सारी हज़ारों लाखों पिटीशंस आती रहीं। 2013 में जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहाँ तक जितनी भी एप्लीकेशंस आईं उनको सबको क्लब करके सुना गया, और क्लब करके जो LGBT समुदाय उसने मांगे क्या की वो आपको बताते हैं। उनकी सबसे पहली मांग थी कि हमको मैरिज स्टेटस दिया जाए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मैरिज स्टेटस देते हैं, यानी वहाँ पर LGBT समुदाय के लिए शादी करना लीगल है, तो हमको लीगल कर दिया जाए कि हाँ आप लोग शादी कर सकते हो, कोई आपको पकड़ेगा नहीं। क्योंकि अभी शादी करने का मतलब ये है कि धारा 377 के हिसाब से ऑफिशियल आप समलैंगिकता पर को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय समाज के लिए खतरा है, तो पकड़ लिए जाएंगे। CRPC की धारा 377 ख़त्म जरूर हो गई है, लेकिन नियम कानून तो वही है जब तक सुप्रीम कोर्ट ये ना कह देती कि भाई जाओ शादी करो जाके। तो शादी वाले केस में पेंच क्या फंसा, उस पे DY चंद्रचूड़ साहब जो उस समय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क्या कहा वो हम लोग डिटेल में बात करते हैं। 18 अप्रैल से लेकर मई 2023 तक जितनी एप्लीकेशंस सुप्रीम कोर्ट में पड़ी उन सबको क्लब करके सुना गया, यानी उनको एक साथ सुन लिया गया। एक साथ सुनने के बाद डेट लगा दी गई 17 अक्टूबर को जजमेंट की। 17 अक्टूबर को जो मांगे थी उसमें सबसे पहली मांग ये थी कि हमको लीगल मैरिज कर दी जाए LGBT समुदाय के लिए। दूसरी मांग ये थी कि उनको सोशल स्टेटस दिया जाए। तीसरी मांग ये थी कि उनके बच्चे और जो एडॉप्टेशन वाला प्रोसेस है उसको भी लीगल कर दिया जाए। तो एडॉप्ट करना बच्चे को, उसकी कस्टडी रखना, फिर उसके बाद जितने समाज में प्रक्रियाएं हैं उन सबको करना, ये LGBT समुदाय के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, है और रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मज़ेदार उन्होंने सिस्टम तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि चलिए 377 CRPC को जो पहले ख़त्म थी हम उसको कंटिन्यू करते हैं, यानी कि फैसला जैसे सबसे पहले केस में जो नाज फाउंडेशन ने किया था उसमें फैसला कहा 370 ख़त्म कर दो, उसके बाद सुरेश जी ने किया उसमें कहा 377 वैसे ही रहेगी, उसके बाद फिर केस आया उसमें कहा गया कि 377 हटा दो। तो लोगों को ये लगा कि इस बार फिर से 377 को बहाल कर दिया जाएगा। LGBTQ वाले डरे हुए थे कि अगर इसको बहाल कर दिया गया फिर हम लोग पकड़ लिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन जजमेंट के दिन पर टेंशन दिमाग में ये थी LGBT समुदाय के कि भैया अगर 377 को फिर से बहाल कर दिया गया तो फिर समस्या वही रहेगी। दूसरी, क्या शादी के लिए, मैरिज के लिए जो हम लोग का प्रपोजल है वो माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, कि लीगल कर दें सारी शादी को, वो भी। तीसरी बात, जो अडॉप्ट करते हैं बच्चे को, क्योंकि अब LGBT समुदाय उनके फिजिकल प्रोसेस से बच्चे तो पैदा होंगे नहीं, उनको तो अडॉप्ट ही करने पड़ेंगे। तो जो अडॉप्ट करेंगे तो उसके बाद बाई चांस अगर इनके आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं रहे तो उसके बाद उस बच्चे की कस्टडी और उसका गार्जियन कौन बनेगा, ये सबसे बड़ी समस्याएं थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ा अच्छा निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, हम 377 धारा को ख़त्म कर देते हैं और सरकार से बोलते हैं कि इसके लिए जल्दी ही कोई नियम कानून बनाए। अब हुआ ये, 5 जजेस की बेंच में 3 जजेस ने फैसला दिया कि जो एडॉप्टेशन का प्रोसेस है वो बड़ा क्रिटिकल है। उसके प्रोसेस के बाद बच्चे की कस्टडी, उसका गार्जियन कौन बनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से वही समस्या पैदा हो जाएगी कि LGBT समुदाय के हिसाब से गार्जियन कौन बने और बच्चा कैसे एडॉप्ट हो। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम तुम्हारी शादी का जो मैरिज स्टेटस है उसको लीगल नहीं करेंगे। यानी अभी भी LGBT समुदाय की शादी वो लीगल नहीं की गई है। यानी ये लोग ऑफिशियली शादी नहीं कर सकते गवर्नमेंट पेपर्स पे। ये लोग अपनी पर्सनल रिलेशन लाइफ में जैसे चाहें वैसे रहें, लेकिन ये स्टेटस इनका ख़त्म कर दिया गया। हिमा कोहली और PS नरसिम्हन जो थे, इन्होंने अपना जजमेंट सुरक्षित रखा। ये तो पक्ष में थे, लेकिन जब 3 जजेस की बेंच ये बोल रही कि हम शादी के बाद एडॉप्टेशन प्रोसेस है उस पर सहमत नहीं हो सकते, तो यहाँ से मामला थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। तो LGBT समुदाय के लिए समस्याएं अभी भी वैसे की वैसे ही हैं। धारा 377 तो ख़त्म हो गई, लेकिन आगे वैसे ही चल रहा है। अब देखिए, 1 जुलाई 2024 को BNS बनाया गया। CRPC को ख़त्म करके भारतीय न्याय संहिता बना दी गई। अब इस न्याय संहिता के हिसाब से ही सब कुछ चलना था। तो LGBT समुदाय ये दिमाग लगा के बैठी थी कि भैया हमको जो है 377 इधर जो ख़त्म हो गई है उसकी जगह पर BNS जो है इसमें कुछ तो लिखा जाएगा कि हाँ LGBT समुदाय अगर ऐसा करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है। सरकार ने क्या किया, 377 तो हटा दी, लेकिन 377 की जगह पे लिखा कुछ भी नहीं। उस नियम कानून को उन्होंने बिल्कुल छुआ ही नहीं। अब BNS में 377 धारा का जो प्रावधान है समलैंगिकता का, वो है ही नहीं। तो मज़े की बात यह है कि वो लोग पकड़े जाएंगे कि छोड़े जाएंगे, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड हो गया है। यानी कि टेंशन अभी भी वैसी की वैसी बनी है, ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि आने वाले समय में इस पे फिर से आपको सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट सुनने को मिले, क्योंकि LGBT समुदाय अभी चैन से बैठा नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ फैसले, कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस डालता रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश में जो लीगल मैरिज है वो कर दी गई है। के लिए जो सबसे पहले लीगल मैरिज की गई थी वो नीदरलैंड में 2001 में की गई, फिर बेल्जियम में हुई, कनाडा में हुई, स्पेन में हुई, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में हुई। ऐसे जो भी आपको देश के नाम याद आ जाएं, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, जापान में, हर जगह पर लीगल कर दिया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी 2015 में इसको लीगल कर दिया। इसीलिए भारत में ये मांग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कि हमको भैया लीगल करो। लेकिन अब लीगल होते हैं कि नहीं, BNS का क्या प्रावधान रहता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो अब टॉपिक ये है कि क्या LGBT समुदाय अभी भी सुरक्षित है कि नहीं है। तो भैया सुरक्षित तभी होगा जब लिखित में कुछ प्रमाण मिलेगा, और लिखित में अभी ऐसा कुछ आया है नहीं। तो LGBT समुदाय को करना ये है कि वो फिर से जाके सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशंस डालना शुरू करे और सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करेगी। ये टॉपिक अभी तक के रिकॉर्ड में जितने टाइम से चला आ रहा है, और ये टॉपिक आने वाले समय में भी चलता रहेगा, इसीलिए इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।